आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया। चिंता वाली बात यह है कि इन कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो आरजेडी का रजत जयंती समारोह हो या फिर एलजेपी की तरफ से रामविलास पासवान की जयंती पर होने वाला कार्यक्रम। पहली तस्वीर एलजेपी ऑफिस की है, दूसरी तस्वीर आरजेडी ऑफिस की है और तीसरी तस्वीर चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा की। तीनों ही जगहों पर भीड़ ही भीड़। ना तो कोरोना गाइडलाइन का कहीं नामो निशान है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं अता पता। किस तरह से यहाँ पर देखिए लूट मची हुई है। कोरोना का समय चल रहा है, बावजूद इसके आप देखिए खाना के लिए किस तरह से यहाँ पर मारामारी हो रही है। आप तस्वीर डराने वाली तस्वीर है। एक तरफ कोरोना के मामले अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, लगातार कोरोना के केसेस आ रहे हैं, बावजूद इसके जो नियम कानून है उसकी धज्जियां उड़ रही है। खाना का पैकेट लेने के लिए मारामारी की स्थिति यहाँ पर आप देखिए हो रही है और लोग ऐसे ही बैठकर खा पी रहे हैं बिना मास्क के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के। लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर उमड़ गए हैं। रामविलास पासवान की जयंती पर चाचा पशुपति पारस ने पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया तो भतीजे चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर हाजीपुर तक जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली है। एक तरफ कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम यहाँ पर धज्जी उड़ाई जा रही है। भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं उनके स्वागत में। और इस दौरान देखिए किस तरह से जो भीड़ है वो अनकंट्रोल है, काफी संख्या है, काफी तादाद है। एक कार्यक्रम आरजेडी की तरफ से भी हुआ। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अपने 25वें स्थापना दिवस के मौके पर पटना कार्यालय में कार्यक्रम हुआ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ भी नहीं दिखी। इस समारोह की एक तस्वीर जरा आपको हम दिखाते हैं कि आरजेडी के कार्यालय के ठीक सामने अगर आप देख पा रहे हो तो जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ताओं की जो भीड़ वो दिखाई पड़ रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ाई जाने लगी है। क्या ये कोरोना को दावत देना नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, साकेत और शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो करीब 4 सालों बाद आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर लालू प्रसाद वर्चुअली कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक तौर पर संबोधित करने नजर आए। लालू के संबोधन में वो पुराना अंदाज और आवाज की वो पुरानी खनक नहीं थी, लेकिन इस दौरान लालू कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए। अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। कभी अपने भाषण की शैली से रैलियों में तालियां बटोरने वाले लालू यादव करीब 4 सालों बाद पहली बार आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर सार्वजनिक तौर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए। लालू की आवाज में भले ही वो खनक नहीं थी, बीमारी और कमजोरी साफ झलक रही थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरने में कोई कमी नहीं की। यहाँ विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, देखिए हम फिर टूटने वाले नहीं हैं। लालू ने सबसे पहले आरजेडी की स्थापना के दौर को याद करते हुए बताया कि पार्टी का नाम दक्षिण के राज्य कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज समाजवादी रामकृष्ण हेगड़े ने राष्ट्रीय जनता दल सुझाया था। इसके पहले बहुत सारी बातें करते थे, नाम क्या रखा जाए। तो मैंने रामकृष्ण हेगड़े जी को टेलीफोन किया, उस विद्वान आदमी को, कि क्या नाम रहना चाहिए हमारे पार्टी को, बताइए। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल रखो। तो राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ। लालू ने पुराने दौर को याद करते हुए नीतीश कुमार का भी जिक्र किया
और बताया कि उन्होंने ही नीतीश को केंद्र में कृषि मंत्री बनवाया था। कि मैंने 5 प्रधानमंत्री को देखा और बनाने में सहयोग किया। उन दिनों में नहीं केंद्र में मंत्री बनाया गया, लेकिन परवाह नहीं किया। नीतीश कुमार जी बहुत व्याकुल थे, यहाँ पर उन्होंने करके बनवा दिया था। शायद कृषि मंत्री थे। लालू ने इस दौरान तेजस्वी के नेतृत्व के साथ साथ तेज प्रताप के भाषण शैली की भी खूब तारीफ की। मुझे खुशी है कि तेजस्वी का भाषण और ज्ञान तो है, लेकिन मेरा बड़ा लड़का भी तेज प्रताप यादव का भाषण सुना मैंने, लगातार जो भाषण किया उस भाषण में दम है। और इतना कम उम्र में तेजस्वी यादव बिहार जैसे राज्य में नैया को पार लगाना, इतना सीट ग्रहण करना, जितना दौरा करना, हमको उम्मीद नहीं था पहले, लेकिन लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। लालू ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वो बहुत जल्द पटना लौटेंगे और पूरे बिहार में घूमेंगे। हम आएंगे बहुत जल्दी पटना, पटना ही नहीं पूरे बिहार के हर जिला में हम अपने उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। आखिर में लालू ने आरजेडी के स्थापना दिवस पर केक काटा और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पटना से अमित कुमार के साथ रवेश नारायण, न्यूज़ 18। इधर कोरोना के मामले कम होने के बाद सरकार ने फिर कई छूट दी है जो 7 जुलाई से लागू होगी। अब सरकारी ऑफिस सामान्य रूप से खुलेंगे, 50% उपस्थिति के साथ कॉलेज खुलेंगे, जबकि सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। इस बीच अनलॉक 4 में सीएम नीतीश ने कई बड़ी रियायतों का ऐलान किया है। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब राज्य में सरकारी और निजी सभी कार्यालय सामान्य तौर पर काम कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी खोलने का ऐलान किया है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए 11वीं और 12वीं या इसके ऊपर के ही बच्चों को बुलाने का निर्देश है। अभी इसका सीधा मतलब है कि 10वीं तक के स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। रेस्टोरेंट और खाने नाश्ते की दुकानों को खोलने की भी इजाजत सरकार ने दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि स्कूलों, कॉलेजों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के आधार पर संचालन होगा। स्कूल कॉलेज के स्टाफ के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। और आइए देखते हैं बिहार में अनलॉक 4 की बड़ी बातें क्या है। तो 11वीं 12वीं के स्कूल में 50% छात्र जा सकेंगे। कॉलेज में 50% स्टूडेंट्स को जाने की अनुमति मिली है। इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तर सामान्य रूप से खुलेंगे। जहां तक बात होटल और रेस्टोरेंट की है तो यहां भी 50% की क्षमता के साथ इन्हें खोला जाएगा, जिसकी अनुमति दी गई है। क्लब, जिम, स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी आयोगों की परीक्षाएं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होंगी। शादी हो, अंतिम संस्कार हो या श्राद्ध कार्यक्रम, इसमें थोड़ी छूट दी गई है। शादियों में 50 लोगों की अनुमति होगी, अंतिम संस्कार में 50 लोगों की अनुमति होगी। बारात, जुलूस, डीजे की इजाजत नहीं होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी और जेडीयू के कई नेता नाराज होकर पार्टी से बाहर जाकर दूसरे दल से चुनाव उन्होंने लड़ा था। पार्टी की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद कई महीने बाद एक बार फिर से वैसे नेताओं की घर वापसी की सुगबुगाहट तेज हो गई। लेकिन चर्चा इस बात की है कि क्या यह सब इतना आसान हो पाएगा। टिकट नहीं मिला,
तो नाराज होकर अपनी पार्टी छोड़ दूसरे दल का दामन थामना आसान नहीं होता। लेकिन चुनाव लड़ने की हसरत भी ऐसी होती है कि पार्टी के प्रति सालों की निष्ठा भी एक झटके में खत्म हो जाती है। लेकिन जब चुनाव लड़ने के बावजूद सफलता ना मिले तो एक बार फिर अपना पुराना घर ही याद आने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी का भी है। इससे हम लोगों को टाइम ही नहीं पता चलता था कि दिन, आप लोग तो मीडिया में है, सब हमारे बहुत पुराने हैं, कि कैसे समय बीत जाता था और हर दिन जनता के लिए काम करना, पार्टी के लिए काम करना। इसलिए अब उतना काम करने के बाद एकदम से अभी बहुत कम काम हो गया। क्षेत्र में जाइए, देखिए अभी हम लोग इच्छा और अनिच्छा की क्या बात करें। चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद बिल्कुल हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे। बस जनता का जो काम हो रहा है थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अब जाने और न जाने की हम बात क्या करें, अभी तो हम लोग चिराग जी के साथ हैं। जाहिर है पुराना प्यार तो गहरा ही होता है। वैसे हमने विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट कटने से नाराज कुछ दूसरे नेताओं से भी संपर्क साधने की कोशिश की, जिन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ा था। बात जेडीयू से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेता मनजीत सिंह की करते हैं, जिन्हें राजद में जाने से नीतीश कुमार ने रोक लिया और अब मनजीत की पूरे इज्जत के साथ जेडीयू में घर वापसी की खबर है, जिसके संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी दे रहे हैं। तो ये एक कहानी नहीं है। अनेकों बार ऐसे साथी जो किसी आवेश में आ गए या थोड़ा सा उद्विग्न होकर के उन लोगों ने फैसला ले लिया, पुनर्विचार करके आते हैं, तो ऐसे लोगों का तो स्वागत करना चाहिए। दरअसल मनजीत सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा और भाजपा के हार का कारण भी बने। लेकिन मनजीत की घर वापसी बीजेपी के दूसरे बागी नेताओं के लिए भी घर वापसी का रास्ता खोल सकता है, जो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि इस पर भाजपा के नेता खोलकर नहीं बोल रहे। अब भविष्य में वो पार्टी में आना चाहेंगे, अगर आना चाहेंगे तो पार्टी का उस पर क्या निर्णय होगा, ये भविष्य के गर्त में है। मुझे लगता है इस पर कुछ भी बोलना कयास लगाना होगा। बीजेपी और जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो घर वापसी को लेकर परेशान हैं। इनमें अधिकांश चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि यदि ऐसे नेताओं की घर वापसी होती है तो इसका बड़ा घाटा चिराग को उठाना पड़ सकता है। अब ऐसा कब तक होता है, ये देखना फिलहाल दिलचस्प होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। इधर बिहार में बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर हैं, कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सैलाब अब शहरों में घुसने पर आमादा है, लिहाजा लोग अपने सामानों के साथ पलायन को मजबूर हैं। जहां तक देखेंगे पानी ही पानी नजर आएगा। सब कुछ डूबा हुआ सा। बागमती नदी अभी भी अपना दायरा बढ़ा रही है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हनुमान नगर प्रखंड के 12 पंचायत और हाया घाट के 2 पंचायतों में पानी घुस जाने से किसानों की मेहनत पानी पानी हो चुकी है। 48 घंटा में बरसात का पानी तो था ही खेत में लगा हुआ, बाढ़ का पानी भी पूरा डुबो दिया। और जिस तेजी में 48 घंटा में बाढ़ का पानी बढ़ा है, अगर इस तरह से बढ़ा तो हो सकता है 1-2 दिन में गांव घर में भी पानी घुस जाएगा। अभी जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हो रहा है। गांव के जो इलाके हैं जहाँ वहाँ नहीं पानी, अभी इलाके में मैंने घर में पानी देखा। अब जरा बगहा के हालात देखिए। नाव पर सामान लादकर लोग गांव से बाहर जा रहे हैं। नाव पर मोटरसाइकिल, साइकिल से लेकर सूटकेस और कई जरूरी सामान है। मसान और सिकरहना नदी तबाही मचा रही है। नदियों के जलस्तर में इजाफे के कारण दर्जनों गांव टापू बन चुके हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। देख सकते हैं नावों की लंबी कतार लगी हुई है और यह नजारा लगातार करीब बगहा के करीब 4 दर्जन ऐसे गांव हैं जो टापू की तरह घिरे हैं। लेकिन उन इलाकों में अभी पहुंचने के लिए सड़क संपर्क पूरी तरह भंग है। हमें कुछ नाविक कैसी परेशानी आप लोग की हो रही है, बताइए।
ना तो हिलाने में परेशानी है, मतलब अगर ना रही तो कोई काम ना हो जा। कैसे जीवन गुजर बसर चल रहा है लोगों का? बहुत बेकार गुजर यहाँ लोग का चल रहा है, न धान होता न गेहूँ होता, अब भूखे लोग तड़फड़ाता। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का पानी शहर तक पहुंच चुका है। ये तस्वीर अहियापुर थाने की है, जो चारों ओर से पानी से घिर चुका है। थाना जाने वाली सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। थाने में जब्त सैकड़ों गाड़ियां डूब चुकी हैं। सड़क किनारे जो घर हैं, वो पानी में डूब चुके हैं। लोग अपना घर-बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। से कि देखिए ये सामने ये अहियापुर थाना का भवन है और ये अहियापुर थाना पूरी तरीके से टापू बन गया है। इसके आसपास जो घर बने हुए हैं रास्ते में, उन घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। और अब देखिए जो ये जलराशि आप देख रहे हैं, यह थाने तक जाने वाली सड़क है और लगातार हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए ये पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। जो लोग इन घरों में हैं, इन घरों से वे सब के सब पलायन कर गए हैं। और एक तस्वीर आप यहाँ देखिए कि ये थानेदार हैं और थाने के पदाधिकारी हैं। ये अपना ऑफिस जाने के लिए यहाँ तैयार हैं, लेकिन चूँकि यूनिफॉर्म की नौकरी है, सूट और बूट वाली नौकरी है, तो इस पानी में नहीं जा सकते। ये है मधुबनी की तस्वीर, जहां जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर पानी पानी है। ट्रेन की पटरियों पर पानी ने डेरा जमा रखा है, लिहाजा ट्रेनों की आवाजाही पर खासा असर पड़ा है। हालात को देखते हुए पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल ने कई ट्रेनों को जयनगर के बदले मधुबनी और सकरी रेलवे स्टेशन पर ही रोकने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ चुकी है। बाढ़ से बिहार के कई इलाकों में फिर से त्राहिमाम है। हर साल सैकड़ों घरों को बाढ़ का पानी निकल जाता है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज, मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, दरभंगा से विपिन कुमार दास और मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। इधर राजधानी पटना में अपराधियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से 5 लाख रुपए उड़ा लिए। घटना गर्दनी बाग थाना क्षेत्र की है। बैंक से रुपए निकालकर जा रहे कारोबारी की गाड़ी पर अपराधियों ने मोबिल लगा दिया। जैसे ही कारोबारी गाड़ी से बाहर निकला, अपराधियों ने कार से रुपए निकाल लिए, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। मैं अपने बैंक से सरिस्ताबाद ब्रांच से पैसे लेके आ रहा था, तो जहां मैं अभी खड़ा हूं यहीं पे घटना हुई है। यहां से करीब 100 फीट पहले एक आदमी ने आके मेरा कहा कि मेरा इशारा किया खटखटा के शीशा की, आपका टायर इसी गाड़ी में, गाड़ी के बाहर, क्योंकि स्टेपनी से उठाना था तो गाड़ी से उतर गए थे हम लोग, नहीं तो बैठे कोई नहीं था। मोबिल पोछने गए और उस वापस आके देखते हैं तो हमारी गाड़ी पे बैग निकली हुई है। आज से कोलकाता और हैदराबाद से दरभंगा के लिए फ्लाइट की शुरुआत हुई। कोलकाता से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने विमान उड़ाकर लाया और इस जहाज में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना की वजह से दरभंगा में फ्लाइट सेवा शुरू हो सकी और दरभंगा में ये पूरी तरह सफल रही। और वहीं राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि कोलकाता से दरभंगा 50 मिनट की यात्रा काफी अच्छी रही। बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की सरकार की और बिहार की सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की, और हमारे साथ संजय झा साहब भी हैं जो यहाँ के मंत्री हैं। उनका भी निरंतर प्रयास रहा और आरसीएस योजना के तहत दरभंगा हवाई अड्डे का चयन हुआ। ये आइडिया था उड़ान स्कीम, जो छोटे एयरपोर्ट को कनेक्ट करने का। ये अगर प्रधानमंत्री जी का ये स्कीम नहीं आता तो एयरपोर्ट कहाँ से बनता उड़ान स्कीम। ये तो मोदी जी का ड्रीम था उड़ान स्कीम, और उसमें दरभंगा एयरपोर्ट लगता है उनके ड्रीम में सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट में इमर्ज किया है उड़ान स्कीम में। बहुत सारा एयरपोर्ट खुला भी। और आगे देखिए जोहार झारखंड।